नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के ये हिंदी का 60 क्वेश्चन क्लियर आसानी तरीका से कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से भाई साहब 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये पूरा क्वेश्चन कहीं से भी जा करके क्लियर कर लेना, बट ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। तो बिना देर किए ही चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 80% अंक लाना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा या फिर राम पुस्तक खरीदा या फिर राम ने पुस्तक खरीदी या फिर इनमें से सभी। आप लोगों का कमेंट क्या आएगा मैं बताऊं आपको। आपका कमेंट आएगा कि सर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, बट ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है हम जानते हैं, बट भाई यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपको जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मारना है। एक का करेक्ट आंसर फिर से आप लोग ऑप्शन सी बोल दीजिए, ये नहीं बोलिएगा, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरी लिपि के लेखक है। ये आपके एग्जाम में भाई साहब 2 वर्षों में 3 वर्षों में बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसे आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। बताइए, महात्मा गांधी या फिर विनोद कुमार शुक्ल या फिर गुणाकर मुले या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो आपका कमेंट क्या आएगा? तो आपका बस एक ही कमेंट आना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो याद होनी चाहिए कि साहब नागरी लिपि जो है ना वो गुणाकर मुले लिखे है, ठीक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मुले है। आप लोगों को क्या कर लेना है भाई साहब, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। याद रहेगा जी सर? बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि बहादुर का पूरा नाम है शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर या फिर तेज बहादुर। ये भी आपके एग्जाम के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्लियर ना करो, बट हिंदी में जो है ना, हिंदी में ईसा ईसा क्वेश्चन जरूर क्लियर कर लो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आपका कमेंट यही आना चाहिए कि सर हम जानते हैं कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। यानी जल्दी से आप लोग 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोल दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ध्यान से भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, नया है, 5 है, थोड़ा सा है या फिर सुंदर है। ये आपको पहचानने आना चाहिए। विशेषण के सबसे पहले समझ लीजिएगा 4 गो प्रकार होता है। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं, चारों भेद को याद कर लीजिएगा। बट यहाँ पे हमको समझाना है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण का मतलब जिसमें परिणाम होके, नया में कुछ परिणाम है नहीं है, 5 में कुछ परिणाम है नहीं है, सुंदर में कुछ परिणाम है नहीं है। सर यहाँ पे देखा जाएगा थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण थोड़ा सा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले भी समझाए हैं, बट अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी समझ जाइए। परिणाम मतलब जिसमें लगे कि मापतोल होगा, ठीक है। देखिएगा अगला पूछा जाएगा, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। जो लकीर के फकीर है या फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, या फिर जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। आपका कमेंट क्या आएगा? पहले मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है जी। तो 5 का क्या जवाब आनी चाहिए? आप लोग एक बार जो है दिल से बोल दीजिए कि सर यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना जी, परंपरा का ज्ञान जो है सबके लिए पहले आवश्यक है। किसके लिए? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो लकीर के फकीर ना होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ये आपको 100% आनी चाहिए। और परंपरा का मूल्यांकन के लेखक तो जानते हो ना भाई, कौन है जी? जानते हैं सर जी। बताइएगा 6 का करेक्ट आंसर, मछली लेकर के कौन भागा गया था, ठीक है ना। भग्गू या फिर संतु या फिर बंतु या फिर जग्गू। ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और ये कहानी टाइप का है। आप पढ़े होंगे चैप्टर, क्या पढ़े होंगे भाई? मछली लेकर कौन भागा था। एक बार 6 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए, ताकि हम भी यहाँ पे बता दें। तो आपका कमेंट क्या आएगा भाई साहब? आपका कमेंट बस एक ही आएगा कि सर हम जानते हैं कि मछली लेकर संतु भागा था, ठीक है जी। कौन भागा था? संतु भागा था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको भी आज से ऑप्शन बी याद कर लेना है, याद नहीं था अभी
याद कर लो, ठीक है। अगला एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फटाफट रिवीजन करा देंगे भाई साहब। देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, चित्र लिपि है या फिर गुरुमुखी लिपि है। ये आपके एग्जाम में बोल दिया ना 100% पूछा जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन लिख दिया, जल्दी से बता दीजिए हिंदी लिपि की अगर बात करें तो लिपि क्या, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आपका कमेंट बस एक ही आएगा, वो आएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी इसी तरीका से आना ही चाहिए भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज या फिर विष्णु महाराज। ये अगर बात करें ना तो आपके एग्जाम में पूरा एग्जैक्टली तरीका से पूछा जाएगा, जा करके वहां पे बैठिएगा तो आपको पता चलेगा, चाहे फर्स्ट सेटिंग हो चाहे सेकंड सेटिंग हो। तो बता दीजिए बिरजू महाराज के अगर चाचा का नाम क्या था, तो आपका कमेंट एक ही आएगा सर, एक ही आएगा कमेंट आपका कि सर शंभू महाराज हो जाएगा, और यही आपका आना भी चाहिए। तो 8 का एक बार जिसने नहीं बोला कमेंट में ऑप्शन है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में ऑप्शन है बोल दीजिए। आप देख रहे हो ना भाई, कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जार शाही, ठीक है ना जी, जार शाही जो है कहाँ थी, ठीक है, रूस में या फिर जापान में या फिर फ्रांस में या फिर चीन में ठीक है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, जार शाही कहाँ थी, पहले आप लोग कमेंट में बताइएगा तब हम आपको बताएंगे। तो आपका कमेंट एक ही आना चाहिए कि सर जार शाही जो थी रूस में थी। जार शाही कहाँ थी भाई साहब, रूस में थी। 9 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है। याद होगा जी सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो 9 का जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बोल दीजिए, जी सर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की, रसखान की, जीवानंदन दास की या फिर गुरु नानक की। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, जितना यहाँ बताऊंगा सब पूछा जाएगा, बट तैयारी अच्छे तरीका से करना, सारा क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। तो दोहा कोश जो है ना सरहपाद की रचना थी, ठीक है ना जी, सरहपाद की रचना थी। अब मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूंगा। चलिए भाई आपका कमेंट में आ रहा है कि सर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखो पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी, हरचंद्र गांधी या फिर करमचंद्र गांधी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई, बार बार बोलता हूँ ना, कमेंट बॉक्स में बताने से क्या होता है, आपके अंदर है ना जो टैलेंट अंदर का वो बाहर निकल करके आता है और IQ लेवल बढ़ता है। जल्दी से बता दीजिए। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, तो हम गलती क्यों बताएंगे, और आपको गलती करना भी नहीं है। जल्दी से आपको करेक्ट आंसर 11 का डी बोल देना है। जो कमेंट बॉक्स में बोला उसका नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में 50 में 50। अगला देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा राजगृह कौन सा समास है, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व या फिर द्विगु या फिर बहुव्रीहि। ये भी सोच करके आप बता सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है भाई। राजगृह का मतलब क्या हो गया, राजा का गृह मतलब राजा का घर। आप एक चीज जानते हो, ये तो द्विगु पहले नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसमें तो संख्या है नहीं, द्विगु को काट दो। इसमें तो अगर राजगृह में अगर बात करें तो भाई साहब भगवान का नाम आएगा नहीं, ये काट दीजिए। द्वंद्व भी आएगा नहीं, क्योंकि भाई बहन चाचा मामा काका क्या ऐसा रहता है तो हम लोग मारते हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष आ जाएगा। अभी आप इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है बोल दीजिए। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस तरीके से बनाइएगा ना, आपको ये हम जानते हैं कि राजगृह पता है, तत्पुरुष हम जानते हैं, बट अगर आपको कहीं मतलब कि अगर बात करें सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो जो ना रहेगा ना ऑप्शन, उसको पहले गलत 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 करते जाना, जो सही होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं या फिर सीता। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आपका कमेंट एक ही आना चाहिए, 13 का करेक्ट आंसर में आपका कमेंट एक ही आना चाहिए कि सर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है ना एक सर्वनाम है। बाद बाकी अगर देखा जाए ना सर, अगर बाद बाकी देखा जाए, राजेंद्र जो है एक नाम है, पुस्तक भी एक नाम है, सीता भी एक नाम है। यहाँ देखिए मैं जो है ना, मैं किसी नाम के बदले में आया है। जैसे मेरा नाम, अब मेरा नाम के बदले में अपना नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा मैं हूं,
ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछ देगा, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा या फिर कृष्ण भक्ति धारा। अब एक चीज आपको कंफर्म तरीका से पता होनी चाहिए कि सर जो हमारे गुरु नानक जी थे ना, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये आपको 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर लेना है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा, ये जो थे ना फर्स्ट क्या थे भाई साहब, ये जो थे ना पहले थे किसके गुरु? तो सिख संप्रदाय के गुरु थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा में, पंजाब में, ब्रजभूमि में या फिर वाराणसी में? रसखान जी के बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत मतलब कि आनंद आएगा, लगेगा कि ना ये भी कमाल के आदमी थे। तो बताइए जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो आपका एक ही कमेंट आएगा, हम जानते हैं आपका कमेंट एक ही आएगा और वो आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। आपका कमेंट आ रहा है कि सर ब्रजभूमि हो जाएगा क्या? क्या सर ब्रजभूमि हो जाएगा? तो मैं क्या बोलूंगा भाई? तो मैं यही ना बोलूंगा जी सर बिल्कुल ब्रजभूमि हो जाएगा, क्योंकि रसखान जो थे ना दिल्ली से कहाँ चले गए थे? एकदम ब्रजभूमि में चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। ऑप्शन सी के अलावा दूसरा कोई नहीं देखना है। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमृत का पर्यायवाची है नस्वर, सुधा, आंसू या फिर आयास? भाई ये आप याद करो पहले, 16 का आप पहले बता दीजिए तो याद कीजिएगा कि अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अमृत का मतलब दूसरा कोई नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का? आप कहिएगा सर नहीं होगा, क्योंकि नस्वर हो नहीं सकता है, आंसू नहीं होगा, आयास नहीं होगा। हम एक बार याद किए थे, सुधा हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा पर्यायवाची। जल्दी से एक बार 16 का भी बोल दीजिए, याद कर लीजिए। अमृत का पर्यायवाची सुधा, सुधा। ऐसे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अमृत का पर्यायवाची सुधा। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा सेम टू सेम वही फॉर्मेट रहेगा, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं करेगा। इतना तक बिहार बोर्ड में होता है, आपको पता होगा फॉर्मेट, तब ना भाई अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा। मंग की बड़ी बहन का क्या नाम था? अरे भाई मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कामू था, नीमी था, गीता था, लक्ष्मी था? जल्दी बता दीजिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? जल्दी से 17 का करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई साहब। आप 17 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा? आपको एक ही चीज जवाब देना है, वो जवाब देना है सर कमू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमू हो जाएगा, क्योंकि मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और मंगू क्या थी, जन्म से क्या थी? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मंगू जो थी जन्म से क्या थी। आपका क्या कमेंट आएगा भाई? तो मंगू जो थी भाई क्या थी, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाए। चलिए भाई, स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया कि मंगू जो थी वो जन्म से क्या थी। अब आपको पता करना है ना जी। अगला क्वेश्चन, सात गोरी होता किस भाषा के कथाकार है? पंजाबी, गुजराती, उड़िया या फिर हिंदी? अच्छा, अभी तक बोले हो सर मंगू जन्म से पागल थी। चलिए ठीक है, इसी तरीके से बताते रहिए। अब बताइए सातगोरी होता किस भाषा के कथाकार हैं? पंजाबी, गुजराती, उड़िया या फिर हिंदी? अब भाई इसमें तो है ना आपको कंफर्म टू कंफर्म हो जाना है। सातगोरी होता और सावरदैया, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से सातगोरी होता आ गया, और एक सावरदैया जो राजस्थानी के लेखक है ना, राजस्थानी है, मतलब कि राजस्थान भाषा में अगर बात करें तो वो लिखी थी। उसी प्रकार से सातगोरी होता क्या हो जाएगा भाई? आपका कमेंट आएगा कि सर सातगोरी होता वो मतलब कि उड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातगोरी जो होता है ना भाई, वो उड़िया भाषा के कथाकार थे, उड़िया भाषा के कवि थे। याद रहेगा, 18 का सी याद कर लीजिए। अगर वही सावरदैया रहता तो हम बातें भाई साहब क्या हो जाएगा भाई साहब? राजस्थानी। ठीक है ना जी, राजस्थानी हो जाएगा। अगर सिर्फ क्या रहता भाई साहब, अगर बात करें तो सावरदैया रहता। सावरदैया किसके लेखक है? आप बता सकते हैं सावरदैया? सावरदैया का लेखक आपका कमेंट आ रहा है सर धरती कब तक घूमेगी। सावरदैया जो राजस्थानी लेखक के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर को बांधना, तैयार हो जाना, बहुत परिश्रम करना या फिर खड़ा हो जाना? कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, बता दीजिएगा। इतना आपके अंदर जज्बा है क्या सच में? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछ करके जवाब बताइए। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भाई साहब अगर आप पढ़ते हो तो 19 का करेक्ट आंसर बताओ। आपका कमेंट वहां आ गया और आपका कमेंट आया है कि सर हो जाएगा तैयार हो जाना। क्या हो जाना? तैयार हो जाना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार हो जाना। और 19 का एक बार जिन्होंने नहीं बोला था, जिनको अभी याद हुआ, बोल दीजिए 19 का सी इज द करेक्ट आंसर है यार। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना जी। सी पे मत जाइएगा, यहाँ आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1916 में? ये तो आप क्वेश्चन सोशल साइंस में याद किए होंगे कि महात्मा गांधी कब जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे से। जल्दी से बता दो भाई, आपके कमेंट का इंतजार है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो आपका भाई करेक्ट आंसर बस एक ही आना चाहिए, वो क्या है? एक ही आना चाहिए, वो है भाई साहब ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी, यानी कि सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है भाई साहब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और 20 का आपको आसानी तरीका से याद कर लेना है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लज्जात पंक्ति जो है किस कविता से उद्धत है? भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान या फिर स्वदेशी? इस क्वेश्चन को भाई क्लियर करो। इस क्वेश्चन में समय लगे समय दो, बट इस क्वेश्चन को क्लियर करो, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई क्या बताइएगा 21 का करेक्ट आंसर? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लज्जात। हिंदुस्तानी नाम सुनी यानी भारत के बारे में बताया गया है, तो ये स्वदेशी है ना जी। स्वदेशी में हो जाएगा भाई साहब, स्वदेशी हो जाएगा। आप लोग एक बार जो है मिलजुल कर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोल दीजिए। और जल्दी जल्दी भाई बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 21 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्त में या फिर रीति मुक्त काव्य धारा में? 22 का भी बता दीजिए, लगे लगे 22 का बता दीजिए। आपका कमेंट आएगा और इसी तरीका से आपका कमेंट आना चाहिए। अगर इस तरीके से यहाँ जिस तरह से पोज बना रहे ना, वहां भी उसी तरीका से पोज बना लीजिएगा। और वहां जब पोज बन जाएगा तो के आएगा हमारा से आगे, वो जी के आएगा। तो आप लोगों का कमेंट आया कि सर रसखान जो थे सवैया और छंद में जो ना थे वो सिद्ध थे, यानी 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। याद हो जाएगा जी सर? बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ता में या फिर रंगप्पा के खेत में? ये भाई इंपॉर्टेंट है और ये दही वाली मंगम्मा चैप्टर से ये लिया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए अमराई का कुआं कहाँ था? बताओ जल्दी से, दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? ये सब चीज बताओ। बताओ जल्दी से हमको कि मंगम्मा का जो है ना किससे विवाद हो गया था? ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, याद है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। नहीं बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। मंगम्मा दही बेचती थी। अरे भाई हमसे बोलने से पहले कमेंट आ गया, बट फिर सुन लो। मंगम्मा दही बेचती थी और उसका मतलब कि अगर बात करें तो झगड़ा बहू से होता रहता था, ठीक है ना जी। और रंगप्पा क्या था भाई? रंगप्पा क्या था भाई? एक जुहारी किस्म का लड़का था जो मंगम्मा के पीछे पड़ा था उसका पैसा हड़पने के लिए। बट 23 का भाई साहब आपका करंट मतलब करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर अमराई का कुआं रास्ता में था। कहाँ पर था भाई साहब? रास्ता में था। ये आपको कमेंट में बता ही देना है, तो बता ही देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पपाती का उम्र क्या थी, ठीक है ना। पपियाती ने पपाती का उम्र क्या थी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ये भाई कंप्लीट कर लो। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका एक ही कमेंट आना चाहिए और ये आएगा भी, ये आएगा भी, ये आएगा भी, ये आएगा भी। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि पपाती जो थी 12 वर्ष की थी। पपाती कितनी वर्ष की थी भाई? पपाती जो थी 12 वर्ष की थी। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में अगला क्वेश्चन भाई बनता है कि सीता है ना रुवासी क्यों हो गई थी? बेटे के दुष्कार के कारण, बहुओं की कलह से, या फिर अपना काला ओढ़ना देख करके, या फिर अपनी गरीबी पर? और देख रहे हो ना एग्जाम का पैटर्न सेम टू सेम यही रहेगा। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाएगा। बताइए जल्दी से कि सीता रुवासी क्यों हो गई थी? आपका कमेंट एक ही आना चाहिए
वो क्या है भाई, वो क्या है? तो आप कहिएगा कि सर सीता जो है रुआसी हो गई थी अपना काला ओढ़नी देख करके। अपना काला ओढ़नी देख करके सीता जो है रुआसी हो गई थी। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के टकराव के लिए, माँ के मार के कारण, या फिर घूमने के लिए? इस क्वेश्चन का तो भाई सॉल्यूशन आपके पास पता होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ना भी बताए तो आप बता दीजिएगा। बोलिएगा कैसे? क्योंकि मैं जानता हूं भाई, मैं जानता हूं। 26 का एक बार करेक्ट आंसर बता दो भाई। 26 का आपका कमेंट आया सर जी, 26 का सी हो जाएगा। चलिए भाई 26 का सी हो जाएगा, यानी कि माँ के मार के कारण जो है मतलब कि क्या हुआ, बहादुर नेपाल से भाग करके आया था। नेपाली लड़का था ना जी बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? चौपुड़ी, या फिर भरतनाट्यम, या फिर मोहिनी अमृत, या फिर कथक? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? अब 27 का करेक्ट आंसर बताइए, और नहीं तो झाल बजाइए। जल्दी से बताओ भाई, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग 27 का करेक्ट आंसर सही बता देंगे। तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा भाई साहब? आपका कमेंट आएगा कि सर बिरजू महाराज जो थे ना वो कथक शैली के नर्तक थे। कथक थे भाई साहब, कथक थे। आपका कमेंट में क्या आ जाना चाहिए? कमेंट में क्या आ जाना चाहिए? तो भाई 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। जी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941, या फिर 10 मार्च 1942, या फिर 19 मई 1943, या फिर 15 जून 1944? ये भी आपका फॉर्मेट कंप्लीट होना चाहिए। दो चार लेखक का ऐसा है जो जन्म तिथि है, जो अगर आप याद कर लेंगे तो 2-4 नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 1 आता है भाई साहब विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। ठीक है ना जी। तो पहले बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। तो सर जी 28 का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? तो भाई 28 का करेक्ट आंसर सबसे पहले जानने से पहले, ना तो उनका 1944 में हुआ था, ना तो 43 में हुआ था, ना ही 42 में हुआ था। यानी कि उनका जन्म जो है, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। जानते हो जी, अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा 1941 ईस्वी, सर जी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विलनो क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या फिर एक झील है? इस क्वेश्चन को तो अगर देखा जाए ना तो पिछले 10 सालों में 5, 6, 7 बार रिपीट हो गया है। मतलब हर एक साल अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो ये क्वेश्चन पूछता है विलनो क्या है। 29 का करेक्ट आंसर बताइए भाई, 29 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो भाई साहब आपका 29 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका क्या आएगा 29 का करेक्ट आंसर? सर 29 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके कमेंटों को, ऑप्शन बी आपका लाइन लग गया, क्योंकि छोटा सा एक गांव है, विलनो जो था एक छोटा सा गांव था। आपको ऑप्शन बी करेक्ट याद कर लेना है, और यही सत्य है भाई, ये याद कर लो भाई, ये याद कर लो। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इसी दुनिया से, या मतलब कि पहली पुस्तक से, दुष्चक्र में सृष्टा, या फिर ऐसा दीवार? अब ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। अब जान जाइए ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये 2021 का क्वेश्चन बैंक जाके देखिएगा ना, 2020 का देखना पड़ेगा आपको, 2020 का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो भाई 30 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आप कहिएगा कि सर हमारी नींद जो कविता है ना, हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल से मतलब कि वीरेंद्र डंगवाल जिसके लेखक है, और यह दुष्चक्र में सृष्टा से जो है ना सब मतलब कि संकलित है, दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। तो जल्दी से 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाए। आप लोग कहते हो ना सर जल्दी जल्दी इसी तरीका से एक दिन ना 100 को क्वेश्चन लाइएगा, और 100 को क्वेश्चन लाऊंगा जरूर। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? ईश्वर पेटलीकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, या फिर सातगोरी होता ने? इसका आंसर बताने से पहले ये बताओ मेघदूत के अगर बात करें लेखक कौन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है, तब इसका हम आंसर की बात करेंगे। अभी 31 के आंसर अभी नहीं बताओ, जल्दी जल्दी बता दो सर। मेघदूत का जो अगर बात करें निर्माण, यानी कि मेघदूत के रचयिता कालिदास है। क्या हो जाएगा भाई साहब?
कालिदास हो जाएगा। कालिदास आपका तो कमेंट आया। अब इनकी द्वारा जो मेघदूत लिखा गया था उनका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये बताओ। अब बताओ भाई 31 का करेक्ट आंसर। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि मैक्स मुलर ने जो है ना, मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और 31 का आपको क्या याद करना है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में अगला क्वेश्चन बनेगा कि मंगम्मा को किससे विवाद था, अपने बेटे से, बहू से, पोते से या फिर सास से। दही वाली मंगम्मा, जिसके लेखक श्रीनिवास है। जल्दी से बता दीजिए मंगम्मा को किससे विवाद था। आप भाई इस क्वेश्चन को तो छोड़िएगा नहीं, ये हमें पूरा विश्वास है। आप जल्दी से बता दीजिए। तो भाई 32 का करेक्ट आंसर आ जाएगा अपनी बहू से। 32 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, अपनी बहू से। और इसी तरीका से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। 32 का आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में बनेगा कि लक्ष्मी के पिता क्या का नाम था, वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेश या फिर महेश। अरे भाई लक्ष्मी के पति का नाम, ठीक है ना, पिता ना, लक्ष्मी के पति, ठीक है ना जी, पति का नाम क्या था। जल्दी से 33 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। 33 का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। लक्ष्मण था जी सर, जी लक्ष्मण था। 33 का करेक्ट आंसर, एक बार ऑप्शन भी बोल दीजिए। जी सर, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। याद है कहानी आपको? जी सर जी, याद होगा, याद होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, गंगा या फिर यमुना या फिर सरस्वती या फिर देवी। 34 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। और 34 का अगर आप करेक्ट आंसर बताइएगा ना भाई, तो ईमानदारी से एक बात बताता हूं, आप हम समझ जाएंगे कि आपको जो है ना कंफर्म टू कंफर्म सारी कहानी याद है। तो भाई साहब 34 का करेक्ट आंसर आ जाएगा कि सर देवी नदी के किनारे। क्या है भाई साहब, देवी नदी के किनारे जो था, यहाँ पे अगर बात करें तो लक्ष्मी का घर था। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा भाई साहब 34 का आपका ऑप्शन डी। जी सर बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि पपाती जो है ना बेहोश हो पड़ी थी, सिर में दर्द के कारण या फिर तेज बुखार के कारण या फिर चोट लगने के कारण या फिर पेट दर्द के कारण। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब 35 का क्या करेक्ट बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप एक ही कमेंट कीजिएगा, अगर याद है तभी भी, ना याद है तभी भी। सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी कि आपको याद करना है भाई साहब, तेज बुखार के कारण, ठीक है ना, तेज बुखार के कारण पपाती जो है बेहोश हो गई थी। और 35 का आप ऑप्शन भी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी 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 देखते रहिएगा। शुद्ध वर्तनी है, प्रकृति का कैसे लिखाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्रकृति कैसे लिखा जाता है, आप लिखते हो प्रकृति कैसे लिखते हो, जल्दी से बता दीजिए। 36 का एक बार करेक्ट आंसर टू करेक्ट बता दीजिए भाई साहब। तो आपका एक ही कमेंट आना चाहिए, क्योंकि भाई ज्यादा कमेंट क्यों बोलिएगा, एक ही कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम भी प्राकृतिक लिखते हैं तो इसी टाइप से लिखते हैं। बाद बाकी ये सारा ऑप्शन गलत है। बोल दीजिए सर जी सारा ऑप्शन गलत है, 36 का याद कर लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 37 नंबर, ठीक है ना जी। देखिएगा ध्यान से, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परि है, प है, ए है या फिर परिश्र है। परिश्रम में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जल्दी से बता दो भाई, इसका तो करेक्ट आंसर अगर कहिएगा तो हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि परिश्रम में उपसर्ग का मतलब पहले परिश्रम में यहाँ पे देख लो परी लगल है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब, आप लोग बताइए। सर जी बता करके क्यों मजाक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसी तरीके से आप क्लियर करते रहिए। और आज आपको पता चल गया होगा, आज आपको पता चल गया होगा कि हिंदी में जो है ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना जी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पैसा पास न होना या फिर गरीब होना। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या जवाब दीजिएगा? 38 का जल्दी से बता दीजिए। आपका भाई कमेंट कुछ भी हो, कुछ भी हो कमेंट, बस एक ही चीज याद कर लो, 38 का करेक्ट आंसर भाई साहब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पास पैसा ना होना। ठीक है जी, पास पैसा ना होना, आपको 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है।
और जल्दी से एक बार बोल दीजिए जी सर हम 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद करेंगे। एक बार बोल दीजिए मेरे लिए, एक बार बोल दीजिए जी सर हम 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोलेंगे। जल्दी से बोल दीजिए, हम भी तो देखें कितने सारे बच्चे फटाफट 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 बोलते हैं। तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पास पैसा ना होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम कम है। देखिएगा अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अ है, अव है, अवका है या फिर अवक है। उपसर्ग से आपका हिंदी में अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन बना, अभी आपने देखा। तो भाई उपसर्ग और प्रत्यय जरूर क्लियर करो। अगर आप उपसर्ग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे तो आपका 10 नंबर बना जाएगा। कैसे बनेगा? तो आपका 7 से 8 नंबर जो है ना आपके एग्जाम में संस्कृत में पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 2 से 3 नंबर अगर देखा जाए 2-3 को ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा भाई साहब, याद रख लीजिएगा अवकाश शब्द में क्या हो जाएगा भाई साहब उपसर्ग, तो आप याद कर लीजिएगा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा हिरोशिमा किस देश में है? चीन में है, फ्रांस में है, जापान में है या फिर जर्मनी में है? इसका अगर करेक्ट आंसर ना पता होगा भाई तो मत पढ़ना। काहे नहीं पढ़ते हो भाई साहब? जल्दी से पढ़िए, क्योंकि हिरोशिमा के बारे में जो नहीं जाना हिंदी में वो समझो कुछ नहीं जाना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। बता दीजिए आप लोग हिरोशिमा किस देश में है? तो आपका कमेंट भाई एक ही आना चाहिए, वो आना आएगा, वही आएगा कि सर जापान हो जाएगा। एक जैसा जल्दी जल्दी आप लोग सी बोल दीजिए और दूसरा के देख करके नहीं बोलिएगा। आपको जो याद होगा उसी फॉर्मेट को, उसी तरीका को अपनाइएगा। जल्दी से 20 और क्वेश्चन है, फटाफट क्लियर कर ही लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, नीलकंठ शर्मा की या फिर यतीन्द्र मिश्र की? जल्दी बता दीजिए। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? आपका कमेंट क्या आ जाएगा? जल्दी बता दीजिए भाई। तो आपका भाई कमेंट एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई साहब? तो आपका कमेंट एक ही आना चाहिए कि सर हम जानते हैं शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है जी? महात्मा गांधी है। और याद कीजिए, आपको एक बार और महात्मा गांधी के बारे में बताए थे, तो उस समय क्या बोले थे कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आप लोग बता नो दिए थे जी सर जी 2 अक्टूबर, ठीक है ना जी, 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और ये जो है ना अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में नहीं था, 15 ईस्वी में लौटे थे। सही है ना जी? जी सर जी सही है होगा, आप जो बताइएगा वो सही नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है जी। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना क्यों बोल रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ याद करो, क्योंकि ये हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारत से हम क्या सीखे भाई? क्या है? एक जल्दी से 42 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका आया कि सर भाषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार बोल दीजिए, मैं बोल दिया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत से हम क्या सीखे? जो है एक भाषण है, ठीक है, एक भाषण है और जिसके लेखक है मैक्स मुलर, ठीक है। और मैक्स मुलर को जो है ना क्या कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर को अरे आ गया वही क्वेश्चन, वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? ठीक है ना जी, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर महात्मा गांधी या फिर राजा मनमोहन राय? हमने बिना देखे इस क्वेश्चन को उसका आपको आंसर बताया था ना जी। अब जान जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। जो लाइन बोलूंगा ना बस आप उसी को अपने कान में भर लीजिएगा। कुछ नहीं आता होगा ना, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, और अगर आप ईमानदारी पूर्वक सब लाइव करते हो ना, एग्जाम में आपका सेकंड आ जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव में कुछ हो ना लिखिएगा तो, इतना गारंटी देता हूं। बट भाई याद होना चाहिए, ये नहीं कि आए और याद नहीं किए, याद कर लीजिएगा, तब की हम बात किए हैं। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? आपका 43 का कमेंट क्या आएगा? सर जी 43 का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। 43 का आपको भी याद कर लेना है जी सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दधीची की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का वज्र, धनुष, चित्रशूल या फिर तलवार? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कितना बार बोलूं? 44 का जवाब आप लोग दीजिएगा। 44 का आपका एक ही कमेंट आना चाहिए। सब लोग मिलजुल कर एक ही बार बोलो कि सर यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। एक ही आंसर आना चाहिए कि भाई ए इज द करेक्ट आंसर। एक ही मतलब वो एक नहीं, वो एक नहीं समझो भाई, एक के लेखन मतलब ए ए ए ए ए ए आना चाहिए।
जल्दी बता दीजिए सर, ये इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र शर्मा या फिर गुणाकर मूले या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहला चैप्टर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सबसे पहला चैप्टर का लेखक कौन है, जल्दी से बता दीजिए। आपका कमेंट क्या आ जाएगा? आपका कमेंट बस एक आएगा कि सर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो 45 का आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है और आपको याद अभी इसी वक्त हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पहला चैप्टर से देखिए 2 क्वेश्चन बना और ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न है भाई, आपको पता नहीं है तो जाके पता कर लीजिए। एग्जाम का एक पैटर्न है, इसी तरीका से आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और हम जब कभी भी लाइव लेते हैं ना तो एग्जाम के पैटर्न को ही उठाते हैं, अपना मन से कुछ नहीं लिख देते हैं। नहीं तो अगर हमको लिखना था तो एक एक चैप्टरों से 50 को उठा के धर देते। ठीक है, ये आपके दिमाग में 100% आना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए 46 का करेक्ट आंसर। हम इधर बात किए तब तक आप बोल दिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलो भाई, इतने तो मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने तो बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत है, नलिनी मोहन शर्मा है, यतीन्द्र मिश्र है या फिर मैक्स मुलर है? 20 के दांत जल्दी से बता दीजिए। 47 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो 47 का आपका कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर 47 का भी हो जाएगा, क्योंकि 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिनी बिलोचन शर्मा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन भी हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत कहानी के लेखक है और इसी में जो है ना मदन और कासू के बारे में, आपको खोखा के बारे में पढ़ने में मिल जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या फिर कोलकाता में? अब सबके अनुसार तो सब अलग अलग नियम होता है। तो मैक्स मुलर क्या बोले थे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पे होते हैं? 48 का क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका 48 का कमेंट आ रहा है कि सर ग्रामीण भारत में। यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सर भारत के सच्चे दर्शन जो होते हैं गाँवों में होते हैं, ग्रामीण में होते हैं। 48 का आपको सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, कहा जाएगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? प है, परा है, पर है, पराज है? क्या जवाब दीजिएगा? अभी हमने मतलब कि टोटल गिनती किया, अभी 3 गो उपसर्ग आपसे पूछा गया, 3 गो क्वेश्चन है उपसर्ग का। तो पराजय में क्या आ जाएगा? 49 का बता दीजिए। सर जी 49 का आ जाएगा। आपका कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा। तो 49 का एक बार ऑप्शन भी बोल दीजिए। बोलना क्या है सर, पहले बोल करके रखिए। चलिए सर जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए जो है ना खराब नहीं होते? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद या फिर कालिदास? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। और इस क्वेश्चन को बताते बताते एगो सोशल साइंस का क्वेश्चन याद पड़ गया कि जिमरमैन क्या कहा था। जिमरमैन एक बार कहा था ना कि संसाधन होते नहीं संसाधन बना करते हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन वहां चला, अभी आपको बता दी, संसाधन होते नहीं संसाधन बना करते हैं। उसी प्रकार से ये किसने बोला था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो आपका कमेंट अभी देखूं क्या या फिर आपको आंसर बता दूं? तो आपका कमेंट देखूंगा। हम जानते हैं कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते सब खराब, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले थे। यानी आपको 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बोल देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर पूछा जाएगा, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी, सीन नदी, टेम्प नदी, टोन नदी? जल्दी से बता दो 51 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 50 का बोल दिए ना जी, 51 का बता दीजिए। सर 51 का करेक्ट आंसर आपका आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। 51 का आप लोगों को ये याद कर लेना है। ऑप्शन ए अभी फटाफट याद कर लीजिए। 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और है, देखिएगा ध्यान से। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कहा जा रहा है कि मछली कहानी किस वर्ग के जीवन को वर्णित करता है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग या फिर कृषक वर्ग? बताइए मछली कहानी किस वर्ग के जीवन को निर्मित करता है? 52 का करेक्ट आंसर बताओ दो भाई। 52 का करेक्ट आंसर आपका कमेंट आ ही रहा है कि सर मछली कहानी जो है ना मध्य वर्ग के, ठीक है ना, जीवन को उद्गार करता है
करता है। यहाँ पे 52 का आपको सी याद कर लेना है। एक बार बोल दीजिए 52 का सी आ जाएगा सर जी, 52 का सी आ जाएगा, और 52 का सी आपको कंफर्म तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संदूर वादक के रूप में। बताओ बिरजू महाराज क्या करते थे? और अभी हमने देखा पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन आया। उसके चाचा का नाम पूछा गया था, फिर वो क्या करते थे? कृतक डांस करते थे। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई थी? 53 का क्या जवाब दीजिएगा? तो आप यही ना जवाब दीजिएगा कि सर वो एक नर्तक थे। नर्तक थे, वो क्या करते थे भाई साहब? बिरजू महाराज क्या करते थे? डांस करते थे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल देना है। 53 का जल्दी जल्दी ये बोल दीजिए सर, 53 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्दी है, लड़की है, बहन है या फिर घड़ी है। भाववाचक का मतलब क्या होता है? भाववाचक में तो पहले नाम नहीं आएगा, बहन भी नहीं आएगा, अब घड़ी भी नहीं आएगा, यानी कि सर्दी हो जाएगा ना। 54 का ये हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए। 54 का जल्दी से बता दीजिए। जी सर, 54 का ये हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी कुछ तो होबे नहीं करेगा। अब भाववाचक में सर्दिया होता है, नाकवताम हो जाता है, भाव हो जाता है भाववाचक में। ठीक है ना जी, हमको क्या होता है? एहसास होता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी कब तात्पर्य हुए? गांधी जी का तात्पर्य मतलब कि क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर व्यापारिक शिक्षा? ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता होनी चाहिए। और महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना, आध्यात्मिक शिक्षा से अगर बात करें तो उनका यही का नाम है, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है भाई साहब? हृदय की शिक्षा। आपको जो है 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है अभी इसी वक्त यहाँ याद कर लेना है। याद करने के बाद जाना है। जी सर, ऐसा ही करेंगे, ऐसा कीजिएगा तो ना पछताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरे बिना तुम प्रभु मेरे, ठीक है ना जी, मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? वीरेंद्र अंगवाल, जीवानंद दास, कुंवर नारायण या फिर धर्मवीर भारती? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 56 का जवाब दीजिएगा। आप लोग उलझिएगा, पलटिएगा नहीं और जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना जी, मेरे है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, मेरे बिना तुम प्रभु। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे आ जाएगा ना जी धर्मवीर भारती, ठीक है ना जी, क्या आ जाएगा सर जी? धर्मवीर भारती आ जाएगा। और हमने भी धर्मवीर भारती पढ़ा था, यानी आपको करेक्ट आंसर क्या याद कर लेना है? ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुंवर नारायण कवि है ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, महत्व संवेदना के या फिर पितृत्व संवेदना के? जल्दी से बता दीजिए सर। 57 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो कुंवर नारायण जी जो है ना, एक वृक्ष की हत्या पढ़े हो जी, एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक है कुंवर नारायण जी, और ये जो है ना नगर संवेदना के कवि है। ये किन के कवि है? नगर संवेदना के कवि है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद इसी वक्त अभी कर लेना है। करने के बाद आपको अगला क्वेश्चन पे आना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सेनापति में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय है? सेनापति क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका कमेंट एक ही आएगा, हम जान रहे हैं कि सर तत्पुरुष हो जाएगा, हम जान रहे हैं तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि सेनापति तो विग्रह होता है ना, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, ना बहुव्रीहि, ना द्वंद्व हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा आपका। कौन सा समास अगर बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके पास यहाँ पे अगर बात करें 59 नंबर क्वेश्चन है, मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या हो जाएगा? मैत्री, मित्रता, मित्रत्व या फिर मित्री? भाववाचक बता दीजिए मित्र का क्या आ जाएगा भाई साहब? और यहाँ भाववाचक से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा है, संज्ञा से भी 3-4 अगर देखा जाए मोटा मोटे तौर पे तो पूछा गया है। तो 59 का क्या जवाब आना चाहिए? तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कि सर मित्र का अगर बात करें ना, मित्र शब्द का भाववाचक रूप यहाँ पे आ जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा भाई साहब? मित्रता हो जाएगा। आपको कमेंट में एक बार 59 का ऑप्शन भी बोल देना है और जल्दी जल्दी बोल दीजिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे सुमित्रानंद पंत या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? क्या जवाब दीजिएगा भाई? जवाब देने से पहले आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लास्ट तक यही बात बोलते रहेंगे कि भाई अगर आपको हिंदी में लेखक का नाम याद नहीं है
तो जा करके पाठ और लेखक का नाम आज आधा घंटा टाइम दे करके एक्स्ट्रा और याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा एग्जाम का फॉर्मेट और यहाँ से एक ही बात चलता है पता कि भाई एग्जाम में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवि का नाम याद करना। याद कर लीजिए, बात मानिए, जो मैं बोलता हूँ वो कर लीजिए, 2 महीने तो और बात मानना है, उसके बाद जो मन है उसको करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।